अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मरियम आपकी फ़िज़िक्स टीचर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आने से पहले एनर्जी के यूनिट को रिकॉल कर लेते हैं। एनर्जी का यूनिट जो एसआई यूनिट हमने पढ़ा है वो है जॉल। अब जो एनर्जी का यूनिट एसआई हमने पढ़ा है जॉल, वो रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं उस यूनिट को। लेकिन बच्चों, अगर हम बात करें एटॉमिक पार्टिकल की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, जब वो उनकी जो एनर्जी चेंजेस होते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का चेंज आ रहा होता है। तो उसमें हमारे पास 10⁻⁻19, 10⁻12 इस तरह से वैल्यूज़ आती हैं। अगर हम चाहते हैं 10⁻- में वैल्यूज़ ना जाएं और कोई और यूनिट हो जो छोटा एनर्जी का यूनिट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट है और बहुत छोटा यूनिट है। अब सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किसी ना किसी सिंबल से, यूनिट को भी सिंबल से शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम शो करते हैं ईवी से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जॉल में किसके बराबर होता है? जॉल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। अब ये डिफाइन करते हैं कि ये इसके बराबर आया कैसे। इस पे जाने से पहले जरा आप पोटेंशियल एनर्जी को रिकॉल करें बच्चों। अगर आपके पास अर्थ पे कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप उसको अर्थ से ऊपर उठा के लेकर आते हैं, तो जब आप उसको ऊपर उठा के लाते हैं, आपको वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में सेव हो जाता है एज एनर्जी। तो वो पोजीशन चेंज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस नीचे आएगा। जब जैसे ही वापस नीचे आएगा, तो उसने जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो आपके पास ग्रेविटी की फील्ड में हम बात कर रहे होते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। सेम विद द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे अगर हम बात करें, एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव है और एक प्लेट हमारे पास नेगेटिव है। पॉजिटिव प्लेट के पास हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर वहीं पे चिपका रहेगा, वहीं पे एडजस्ट रहेगा, जब तक कि हम खुद फोर्स लगा के उसको ऊपर नहीं ले आते। फॉर एग्जांपल, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स अप्लाई करके हम इसको यहाँ कहीं ऊपर ले आए। अब बच्चों, हम इसको यहाँ ऊपर लेकर आए हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो हम इसको ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, यहाँ पर वर्क डन कर रहे हैं। अब जो वर्क डन है ना, वो सेव हो जाएगा एज एनर्जी, ठीक है। अब इसको आप उठा के यहाँ पे ले आए वर्क डन करके, अब इसमें ये जो है एनर्जी के तौर पे सेव हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे से वर्क डन हटाएंगे, फोर्स हटाएंगे, आपको जरूर, अब आपको पता कैसे चलेगा इसमें एनर्जी गेन की है इसके? ये कैसे पता चलेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो है वो गेन हो गई है, स्टोर हो गई है? आप क्या करें, आप फोर्स हटा लें। आप जैसे ही फोर्स हटाएंगे, वो खुद ब खुद नीचे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इसमें एनर्जी स्टोर थी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में और ये खुद ब खुद नीचे आ गया। अब जब हम इसको ऊपर लेके गए थे, जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई थी, वो कौन सी एनर्जी थी? वो पोटेंशियल एनर्जी थी। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक बात समझ आई बच्चों? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे हम। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो। इलेक्ट्रॉन को हम इस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर 1 वोल्ट होगी, तो हम कहेंगे चेंज ऑफ एनर्जी कितना आया है? चेंज ऑफ एनर्जी आया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट। गेन कब करेगा? जब हम उस पर वर्क डन करके उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आएंगे। लॉस्ट कब करेगा? वो तब करेगा जब वो खुद ब खुद पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, तब लॉस करेगा। An electron as it traverses a potential difference of 1 volt, traverses का मतलब होता है पास करेगा। अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट है और आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं, अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट है और आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो जो एनर्जी गेन और लॉस होगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों, आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था जो एनर्जी है वो बराबर होती है चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें आप पोटेंशियल डिफरेंस से। तो बच्चों, यहाँ पे चार्ज क्या है हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी जगह 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? 1 वोल्ट, उसकी जगह 1 वोल्ट आ जाएगा। अब ये जो आपके पास एनर्जी थी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। जब चार्ज वापस नीचे आया तो वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है बच्चों। अब चार्ज की जगह आप 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दें, उसके चार्ज की आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वोल्ट की जगह क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 1 वोल्ट। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है ये कूलम वोल्ट किसके बराबर होता है? कूलम वोल्ट बराबर होता है जॉल के। तो हम यहाँ जॉल लिख देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल।
अब जब आप फॉर्मूला प्रैक्टिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें आपने ना एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है। अगर जॉल में दी हुई और हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आपको हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है और जॉल में जाना है तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब ज़रा सुन लीजिए आसान लफ्ज़ों में, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं हमेशा, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। फ़ायदा इसका क्या हुआ बच्चों, फ़ायदा देख लो। फ़ायदा ये है कि कोई भी हमारे पास फोटोन है, एनर्जी का छोटा सा पैकेट है, लाइक ब्लू फोटोन है, उसकी एनर्जी इतनी है जूल में अगर हम बात करें 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। बच्चों डिवाइड करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आई है, ये वैल्यू आई है। अब बच्चों फ़ायदा क्या हुआ, कोई यहाँ पर माइनस में पावर है 10 की पावर, तो ये आपके पास छोटा एनर्जी का यूनिट है और ये हमारे पास फ़ायदा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सब बच्चों को पता है कि जब आप अर्थ के ऊपर होते हैं तो जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स की फोर्स है, हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। मैस जो है बेसिकली सिर्फ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ की क्यों फील हो रही है, क्योंकि वो मैसिव बॉडी है। अब हम बात करते हैं कोई से भी मैस हो, कोई से भी दो मैस हो, वो आपस में हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब उनकी अट्रैक्शन की या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, मीन्स अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सेम विद द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में आपके पास होता है दो चार्जेस होते हैं, अगर आप उन चार्जेस को करीब लेकर आएँ या दूर लेकर आएँ तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको दिया था आइजैक न्यूटन ने, और इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको दिया था कूलम ने। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले में लिखा हुआ है F=G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। G यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है, m1 और m2 मैसेज हैं, r क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले की, तो यहाँ पर F=K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। Q1 और Q2 चार्जेस हैं, K यहाँ पर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और R इनके बीच का डिस्टेंस है। अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट की, तो बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, which is equal to 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगली बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कौन सी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन्स कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी वीक होगी। तो सिंपल तरीका ये कि आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखो, आप सबकी वैल्यू m1 m2 r, फॉर एग्जांपल यूनिट पुट कर लो 1 kg 1 मीटर डिस्टेंस को, तो आपके पास सबसे मल्टीप्लाई होकर एफ जी की वैल्यू जी के बराबर आ जाएगी ना। अब आप देखो 10 की पावर -11 है, मतलब इतनी छोटी फोर्स की वैल्यू आई है। सेम आप वैल्यूज पुट करें इलेक्ट्रिक फोर्स में, चार्जेस की जगह 1 कूलम पुट करें और डिस्टेंस की जगह 1 मीटर पुट करें, तो 1 मल्टीप्लाई होके के रह जाएगा, और के की यहाँ पे बेटा क्या पावर है 10⁻9। तो बेटा अगर आप सेम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यूनिट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा आई है 10⁻9, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम आई है 10⁻11। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगली बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ, आपको ये तो पता है कि अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, कभी अर्थ ने आपको रिपेल किया है, कभी भी रिपेल नहीं किया अर्थ ने, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगी। बट इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कैसे, आप सेम चार्जेस को करीब लेकर आएंगे वो रिपेल करेंगे, आप ऑपोजिट चार्जेस को करीब लेकर आएंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। अगला है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इन दोनों का फॉर्मूला देखो बच्चों, दोनों के डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों जो हैं वो ओबे करती हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अगला है बच्चों मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। अब बच्चों आप अगर अर्थ पे खड़े हुए हो तो अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है। बेटा आप अपने घर की छत पे जाके खड़े हो जाएं तो अर्थ फिर भी आपको अट्रैक्ट करेगी। आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के छत पे जाके खड़े हो जाएं, अर्थ फिर भी आपको अट्रैक्ट करेगी। आसान लफ्जों में अर्थ के और आपके बीच में कोई मीडियम अगर आ जाए
फिर भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, एक्ट करती है। लेकिन हम बात करें अगर अब चार्जेस की, दो चार्जेस हैं, इसके बीच में मैं कोई मीडियम रख दूंगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब ये है मीडियम का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पे मीडियम का इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है बेटा? ऐसी फील्ड होती है जिसमें अगर आप वर्क डन करें तो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो हो, मतलब वर्क डन डिपेंड ही ना करे आपने कौन सा रास्ता अख्तियार किया है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। आप इस वाले रास्ते से भी जा सकते हो, आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, आप सेंटर से भी जा सकते हो, लेकिन जिस जिस रास्ते से आप जा रहे हो अगर आपके पास वर्क डन की वैल्यू सेम आ रही है हर केस में, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आप जो मर्जी पाथ फॉलो करें, आपके पास वर्क डन सेम आता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। सेम विद द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो आप जो सा मर्जी पाथ फॉलो करें, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ये आपके पास दोनों जो क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड। बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने बुक का पेज नंबर भी लिख दिया और ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और पूरा देखना है। अब आपके पास 1909 में R.A. मिलिकन्स ने एक टेक्निक डिवाइस की ऑपरेटर्स बनाया, एक पूरा सेटअप किया कि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना उसको मेजर करना है। अब ये सारे सेटअप पे आने से पहले आपको एक बात मेक श्योर करवा दूं कि जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की टेक्निक उसने निकाली थी, फाइंड आउट की थी, तब मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था ना, हम नहीं जानते थे कि मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है। अब तो हमें पता है, लेकिन तब हमें नहीं पता था। जब डेरिवेशन में हम मैथ करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि मैथ हमें नहीं पता था, हम निकालेंगे मैथ। अच्छा, हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या? कंस्ट्रक्शन में बच्चों हमारे पास एक चैम्बर है, हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक हम चाहते हैं कि इंटरफेरेंस ना हो, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो। तो हमने क्या किया, मिलिकन्स ने क्या किया, इस पूरे ऑपरेटर को एक चैम्बर में रख दिया। उस चैम्बर के अंदर एक तरफ एक विंडो है और उस विंडो के बाहर जो है एक सोर्स है, लाइट सोर्स है, वहाँ से लाइट आएगी, फॉल करेगी हमारे ड्रॉपलेट्स के ऊपर। दूसरी तरफ दूसरी विंडो है और वहाँ पर हमने जो है दो प्लेट्स हैं, ठीक है। उन दोनों प्लेट्स को हमने लगा दिया है बैटरी के साथ, और एक प्लेट को हम अपनी ज़रूरत के तहत पॉजिटिव चार्ज देंगे और नेगेटिव चार्ज देंगे। अभी हमने वोल्टेज और सोर्स को ऑन नहीं किया। ऊपर वाली जो प्लेट है, अपर प्लेट में हमने एक होल दे दिया है। अब ये सारा जो है इसके एक कॉर्नर पे हमने लगा दिया एटोमाइजर। एटोमाइजर के अंदर क्या है बच्चों? ऑयल है एटोमाइजर के अंदर, और जब हम एटोमाइजर के पंप को पंपिंग करेंगे, ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, तो उसमें से ऑयल ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे। अब बच्चों इतनी ज़्यादा स्पीड में जब ऑयल बाहर आएगा, तो जब ऑयल जो है उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो छोटी सी नोजल में से बाहर आते हैं। सेम विद द केस ऑफ परफ्यूम, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो परफ्यूम के केस में क्या होता है, जब आप प्रेस करते हैं उसके नोजल को, बहुत टाइनी ड्रॉपलेट्स आते हैं। अब यहाँ पर भी एटोमाइजर में ऑयल के बहुत टाइनी ड्रॉप्स बाहर आएंगे, वो ड्रॉपलेट्स होंगे। अब वो जब चैम्बर में एंटर हो गए तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल करेंगे। अब जब वो ग्रेविटी की वजह से बच्चों नीचे फॉल करेंगे तो अपर प्लेट में जो होल था उसमें से वो अंदर आ जाएंगे। दोनों प्लेट्स के बीच में वो होल आ गए आपके पास। अब यहाँ बात ये है कि वो सिर्फ ड्रॉपलेट्स नहीं है, वो सिर्फ ऑयल ड्रॉपलेट्स नहीं है। आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था कि जब दो बॉडीज को आप रगड़ करें, फ्रिक्शन करें, तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। अब जब ऑटोमाइजर में से ऑयल ड्रॉपलेट फ्रिक्शन के थ्रू, मतलब ऑयल ऑटोमाइजर की वॉल के साथ जब फ्रिक्शन के साथ बाहर आएगा, तो ऑटोमाइजर की जो मटेरियल है, जो उसके एटम्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। उनका जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है वो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो गेन कर लेगा। अब ये जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट्स बाहर आए हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये सिर्फ न्यूट्रल नहीं है ड्रॉपलेट्स, ये नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स जब नीचे आएंगे, होल के थ्रू अंदर आएंगे, अभी हमने बैटरी ऑफ की हुई है, वोल्टेज सोर्स, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फॉल करेंगे। हम क्या करेंगे, वोल्टेज को ऑन करेंगे, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, नीचे वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर ऊपर जाने लगेगा, हम क्या करेंगे, वोल्टेज की नॉब को घुमाकर कोई ना कोई ऐसा वोल्टेज एडजस्ट करेंगे कि जो ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है बेटा, ऊपर की तरफ लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, नीचे की तरफ लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम क्या करेंगे, हम इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे कि ऊपर की तरफ लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, नीचे की तरफ लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। हमने वोल्टेज रेगुलेटर को घुमा के खुद से वोल्टेज एडजस्ट करना है, तो क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट बीच में सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या वैल्यू है, आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, E × Q।
एफ जी की क्या वैल्यू है, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एम जी वेट के बराबर हो जाएगा, डाउनवर्ड जो फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगी, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना था, चार्ज निकालना था ना, तो चार्ज हमने फाइंड आउट करना है, ई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब आप लोग प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला है V ओवर डी। आप ये फॉर्मूला V ओवर डी इस E की जगह पुट करेंगे, D यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास चार्ज का फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों इसमें मैथ हमें नहीं पता, ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पता है, वोल्टेज हमने खुद अप्लाई किया, वोल्टेज की वैल्यू भी हमें पता है, डिस्टेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमने ऑपरेटर्स खुद सेट किया, हमें डिस्टेंस भी पता है, हम मेजर कर लेंगे। सिर्फ एक वैल्यू क्वांटिटी हमें नहीं पता, वो है मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट हमने फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास हम क्या करेंगे, इसको जो हमने प्लेट्स को जो हमने चार्जिंग अप्लाई की थी, वोल्टेज अप्लाई किया था, हम वोल्टेज को ऑफ कर देंगे, ठीक है। हम जैसे ही वोल्टेज को ऑफ करेंगे, यहाँ पर भी न्यूट्रल हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट भी न्यूट्रल होगी, नेगेटिव प्लेट भी न्यूट्रल होगी। अब जब दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हो गई तो आपके पास जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो ग्रेविटी के एक्शन के अगेन, ग्रेविटी की वजह से नीचे डाउनवर्ड फॉल करेगा। अब बच्चों दो सिनेरियोज होते हैं, एक वैक्यूम में जहाँ कोई भी मीडियम नहीं होता, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है तो उसकी स्पीड जो है, वो जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, यहाँ पर एयर है। अब ऑयल ड्रॉपलेट ने एयर में से गुजर के नीचे जाना है, जब वो एयर में से गुजरेगा, एयर एक मीडियम है, आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, फ्लूइड डायनामिक्स वाले चैप्टर में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वो फॉल करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और एयर में से पास करेगा, मीडियम में से पास करेगा, तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। ड्रैग फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ सकेगी और एक वक्त ऐसा आएगा एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा। अब जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो अटेन करेगा उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्या होगा, ये केस ऐसा हो जाएगा कि आपके पास इस केस में डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और अपवर्ड ड्रैग फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और अपवर्ड ड्रैग फोर्स बराबर होंगी, आप Ft इक्वल टू Fg आ जाएगा आपके पास। ये आप लोगों ने 6th चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा था, Fd इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, Fg की वैल्यू आपको पता है mg। अब हमने निकालना क्या था बच्चों, हमने मैथ निकालना था, मैथ हमने फाइंड आउट करना है, जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास 6 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, जी की वैल्यू आपको पता है, ईटा कांस्टेंट होता है एक मीडियम के लिए, वो भी हमें पता है। हम वीटी कैसे निकालेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी हम निकाल लेंगे बेटा, हम टाइम मेजर करेंगे, जो ड्रॉपलेट है वो कितने टाइम में नीचे आया, और डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। यहाँ पे हमने लगाया होगा मेजरमेंट्स के लिए मीटर और लगाया होगा, वहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे, स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे, डिस्टेंस भी हमें पता है, टाइम भी हमें पता है, वेलोसिटी निकाल लेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। बस एक क्वांटिटी है वो हमें नहीं पता, वो है रेडियस। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, अगला हमारी हेडिंग होगी रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट कैसे निकालना है। आप लोगों को पता है कि जो डेंसिटी है वो बराबर होती है m ओवर v के। तो बच्चों आपके पास हमें मैथ निकालना है, वो एग्जाम्पल मैथ की अगर हम बात करें, v यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये वाले केस आते हैं। अब आपके पास ड्रॉपलेट बहुत छोटा सा, हमने कहा सफेयर है, तो सफेयर का वॉल्यूम क्या होता है, सफेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम की जगह सफेयर का वॉल्यूम पुट कर दें। अब बच्चों आप जरा इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को देखें। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो बच्चों इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी बेटा जी, बराबर होंगी। जब इनकी राइट हैंड साइड बराबर होंगी तो हमें आर चाहिए। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है आप वो कैंसिल कर दीजिए। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर की एक पावर कैंसिल हो रही है, पाई कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब आपके पास 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, रो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ईटा एज इट इज आ गया, वीटी एज इट इज आ गया। अब ये सारे पैरामीटर्स आपको पता हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से आर की वैल्यू आप पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर 2 से मैथ की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज था वो आ जाएगा। अब ये जो चार्ज है, जब मिलीकन्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो था ना इंटेग्रल मल्टीपल आ रहा था 1.69 × 10⁻⁻19 के। इसका क्या मतलब है, उसके पास जब बेटा जब फ्रिक्शन के बाद ऑयल ड्रॉपलेट्स बाहर आए हैं एटोमाइजर में से, किसी ड्रॉपलेट ने 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन किए होंगे, किसी ने 3 गेन किए होंगे, किसी ने 4, किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबका अलग अलग चार्ज का वैल्यू आई। तो उसने क्या किया, उसने सारा डाटा निकाला और उस डाटा को देखा कि वो किस पर डिवाइड हो रहा है। तो
इस वाली वैल्यू पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पे सारा डाटा उसका डिवाइड हो रहा था। तो उसने आंसर निकाला कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो इतना चार्ज होता है, और ये इंटेग्रल मल्टीपल है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के। तो आपके पास मिलीकन ने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज फाइंड आउट किया था। बच्चों, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपकी बुक में लिखी हुई है, आपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डायग्राम बनाने के बाद बुक से देखकर लिखनी है, और जो डेरिवेशन है वो आपने एज इट इज़ यहाँ से फॉलो करनी है। अब क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप पेपर में भूल जाओ तो रिकॉल कैसे करना है ज़रा देख लें। सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर करना है। चार्ज के बाद आप देखो सारा कुछ नोन है, क्या चीज़ अननोन है, मैथ अननोन है। अगली हेडिंग किसकी आ जाएगी, मैथ की। मैथ के बाद सब कुछ नोन है, एक वैल्यू अननोन है, वो है रेडियस। तो अगली वैल्यू किसकी आ जाएगी बच्चों, रेडियस की, और आप इस तरह से ये फाइंड आउट कर लेंगे। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।